नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। सही टैलेंट की पहचान करना बहुत कठिन है। इसे सीखने के लिए कुछ खूबियों का होना बहुत जरूरी है। साल 2018 के गर्मी का एक किस्सा है। इटालियन फुटबॉल क्लब जुवेंटस को एक मुश्किल फैसला लेना था। उसे अपने क्लब में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शामिल करना था, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शामिल करना कोई सस्ता काम नहीं था। उनकी डिमांड ही $112 मिलियन थी। ये रकम किसी भी अच्छे प्लेयर से 4 गुना ज्यादा थी। फिर फुटबॉल क्लब ने रिस्क लेने का फैसला किया और उतने पैसे देते हुए रोनाल्डो को हायर किया था। रोनाल्डो की भी स्टार पावर अपने शबाब पर चलती रही। उन्होंने फील्ड पर भी अच्छा खेल दिखाया और फील्ड के बाहर भी फुटबॉल क्लब के स्टेक्स बढ़ते जा रहे थे। अब फुटबॉल क्लब के स्टेक्स पहले के मुकाबले 2 गुने हो चुके थे। सही हायरिंग की वजह से ही कंपनी को लगातार सिर्फ और सिर्फ फायदा ही हो रहा था। इसलिए कंपनी की प्राथमिकता सही हायरिंग बन चुकी थी। लेखक बताते हैं कि बिजनेस को सफल बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज, अच्छा आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज, पैसा भी ठीक ठाक ही होना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास काम करने वाले टैलेंटेड लोग होने चाहिए। आज के समय में हर किसी को लगता है कि उनके पास $1 मिलियन आइडिया है। इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। फिर क्या नहीं मिलता है? वो है काम करने वाले टैलेंटेड लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास टैलेंट की कमी है। इसका मतलब ये है कि आप टैलेंट की ढंग से पहचान नहीं कर पा रहे हैं। टैलेंट नजर ना आ पाने के पीछे की वजह क्या है? आज के दौर में काम करने का तरीका काफी हद तक बदल चुका है। आज के समय में स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ चुकी है। आने वाले समय में ये डिमांड काफी तेजी से बढ़ने वाली है। आज के दौर में हर किसी को स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले की इंडस्ट्रीज में लोगों को काम में रख लिया जाता था। पहले के समय में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हुआ करता था। आज के दौर में स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है। स्किल्स के साथ कंपनियां ये भी देखती हैं कि मल्टी टैलेंटेड इंसान कौन है। कंपनी को अगर प्रोड्यूसर की जरूरत है तो फिर वो ऐसे प्रोड्यूसर को हायर करना चाहेगी जिसे वीडियो एडिटिंग भी आती हो। इस तरह की स्किल्स को सीखना बहुत कठिन है। उस पर मास्टर बनना तो और ज्यादा ही कठिन है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे इस स्किल्स की जरूरत भी बढ़ने वाली है। लेकिन आज के ग्रेजुएट्स के पास इस तरह की स्किल्स की काफी कमी है। विश्व की लीडिंग कंपनी गूगल ने हायरिंग को प्राथमिकता बना दिया है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी हायरिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही आप कितना भी पैसा लगा दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको हायरिंग करते आता है। पैसों से किसी को हायर करने की स्किल को खरीदा नहीं जा सकता है। इस स्किल को सीखना पड़ता है। इस प्रोसेस में स्मार्ट तकनीक की जरूरत पड़ती है। उस तकनीक को आपको सीखना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप कहाँ सीखने जाएंगे? इसका सिंपल सा जवाब यह है कि आपको उसके लिए कहीं जाना नहीं होगा। बस आप इस किताब के आगे के अध्याय को पढ़ते जाइए। आने वाले चैप्टर्स में हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उन सिद्धांतों से आपका काम आसान होता चला जाएगा। इफेक्टिव हायरिंग प्रोसेस के लिए स्मार्ट हायरिंग मैट्रिक्स की जरूरत होती है। इस रणनीति पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1, मार्कर लीजिए और सुंदर से नोटिस बोर्ड में लिखिए कि वी आर हायरिंग। स्टेप 2, उस नोटिस बोर्ड को खिड़की पर टांग दीजिए। स्टेप 3, जो भी इंसान पहले आए उसे नौकरी में रख लीजिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना आसान ये दिख रहा है, हायरिंग करना उतना आसान होता नहीं है। कई सीईओ सोचते रहते हैं कि काश हायरिंग करना इतना आसान होता। सही काम के लिए सही इंसान का चुनाव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत और पेशेंस के साथ काम करना होता है। लेकिन कई कंपनियों की सोच बिल्कुल अलग होती है। आपको ऐसी कई कंपनियां दिख जाएंगी जो कि हायरिंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती हैं। उनके लिए यह बस एक रूटीन का काम है जिन्हें उन्हें जल्द से जल्द और कम से कम पैसों में पूरा करना है। लेकिन लेखक कहते हैं कि उन कंपनियों को भी इस प्रोसेस को सीरियसली लेना ही चाहिए। हायरिंग को लेकर आम मानसिकता क्या है? वो ये है कि कितनी जल्दी हायरिंग कर ली जाती है और कितने कम पैसों में कर ली जाती है। कम पैसों में हायरिंग को ही सफल माना जाता है। आम मानसिकता के हिसाब से क्वालिटी मैटर नहीं करती है। लेखक मानते हैं कि इस तरह की सस्ती तकनीक बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तकनीक का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस ही नहीं हैं।
आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे मायने रखते हैं। आपको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि कंपनी काम कैसे कर रही है। अगर आप भी बिजनेस करने वाले हैं तो फिर आपको इस मैट्रिक्स को नकार देना चाहिए। फास्ट हायरिंग का मतलब होता है कि आप जल्दी से किसी भी पहले इंसान को जॉब देना चाहते हैं। आप बेस्ट टैलेंट के लिए वेट ही नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हायरिंग के लिए बेस्ट मैट्रिक्स क्या है? इस प्रोसेस को नेट हायरिंग स्कोर कहते हैं। ये क्या होता है? इस प्रोसेस के हिसाब से मैनेजर को पहले ही तय कर लेना चाहिए कि उन्हें आने वाली पोजीशन को किन खूबियों से भरना है। उनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें स्किल्स नोट डाउन होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो किन स्किल से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास इस तरह की लिस्ट मौजूद हो, उसके बाद आप कैंडिडेट को परखने का काम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के फ्रेमवर्क में समय लगता है, इसलिए अगली बार जब भी आप हायरिंग करने के लिए आगे जाएं, तो समय और नजर आपके पास होनी ही चाहिए। हायरिंग करने के लिए आपके दिमाग के घोड़े तेज दौड़ने चाहिए। आपको एक मार्केटियर की तरह सोचना होगा। मान लेते हैं कि आप एक स्टोर के मालिक हैं। वो स्टोर किसी का भी हो सकता है। आपके कस्टमर बंधे हुए हैं, मतलब आपके पास फिक्स्ड कस्टमर बेस है। अब आपको कस्टमर्स बढ़ाने हैं। आप चाहते हैं कि नए कस्टमर भी आपके स्टोर के साथ जुड़े। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मार्केटिंग कैंपेन चलाना होगा। हायरिंग करना भी कुछ इसी तरह का काम है। बस अंतर इतना सा है कि हायरिंग के समय आप प्रोडक्ट की जगह जॉब बेच रहे होते हैं। इसके लिए आपको पैसों की जगह स्किल्स और टैलेंट की जरूरत होती है। जॉब ओपनिंग की मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? पहली चीज, आपको सेगमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये क्या है? कई मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपको अपनी जॉब ओपनिंग के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या है वो? वो ये है कि आपका मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको इंटरव्यू देने वालों को पता होना चाहिए कि आपको इस पोस्ट के लिए कैसी स्किल्स की जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि आप किन स्किल्स पर समझौता नहीं करने वाले हैं। इसलिए जब भी किसी का इंटरव्यू लीजिएगा तो उससे क्लियर बात करने की कोशिश करिएगा। आने वाले चैप्टर में हम कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं। हायरिंग करने के लिए आपको खुद के अंदर भी क्रिएटिविटी लेकर आनी ही होगी। आपके सामने एक सिनेरियो है। आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप एक छोटी सी कंपनी के सीईओ हैं। उस कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब कंपनी को 100 टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। ये जिम्मा आपके कंधों पर है, लेकिन आपको ये काम जल्दी से जल्दी करना है। आप दो चीज कर सकते हैं। या तो आप किसी को हायर करके लिंक्डइन में लीड्स की तलाश करेंगे, या फिर आप खुद एक प्लेटफॉर्म बन जाएंगे कि लीड्स खुद आपके पास आए। साल 2019 का किस्सा है। उस समय मैकडॉनल्ड कनाडा ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने स्नैपचैट पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसकी मदद से लोग अप्लाई कर रहे थे। वो कैंपेन काफी ज्यादा हिट हुआ था। मीडिया में उसे काफी ज्यादा बूम भी मिला था। लोगों ने कैंपेन के अप्रोच को काफी ज्यादा पसंद भी किया था। 48 घंटे के अंदर ही कंपनी को काफी ज्यादा एप्लीकेशंस मिल चुके थे। हर कंपनी सोशल मीडिया की मदद से हायरिंग नहीं कर सकती है, लेकिन थोड़ी क्रिएटिविटी से वो कुछ अलग जरूर कर सकती है। हायरिंग के प्रोसेस में क्रिएटिविटी का फायदा कंपनियों को ही मिलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप जब कभी भी हायरिंग करिएगा तो फिर थोड़ी क्रिएटिविटी भी साथ में रखिएगा। हायरिंग में मीडिया बज़ पाना अलग चीज है, लेकिन आप पाइपलाइनिंग का यूज जरूर कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग का मतलब टैलेंट का पूल तैयार करना होता है। फिर जब भी आप हायरिंग करें तो उस पूल की तलाशी जरूर लें। इस चैप्टर का मुद्दा भी वही है कि हायरिंग आसान हो सकती है अगर हम उसे क्रिएटिविटी की मदद से आसान बनाना चाहें तो। इसलिए तैयार रहिए और क्रिएटिव बनते रहिए। कैंडिडेट्स की परख ये देखते हुए करिए कि वो क्या कर सकते हैं। उनके पोटेंशियल को पहचानने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। साल 2009 की बात है। ये किस्सा फेसबुक कंपनी का है। वहां काम करने के लिए ब्रायन एक्टन और जैन कोम, जो पेशे से प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन फेसबुक की टीम ने उन्हें कम आंकते हुए मना कर दिया था। लेकिन 5 सालों के बाद ही पूरा किस्सा बदल चुका था। उन्हीं 2 लड़कों ने व्हाट्सएप का निर्माण कर दिया था, जिसे $19 बिलियन में फेसबुक को ही खरीदना पड़ा था। ये रकम बहुत बड़ी थी। उसके बाद फेसबुक ने खुद माना था कि अगर उन्होंने पोटेंशियल की पहचान की होती तो काफी पैसा बच सकता था।
अधिकांश कंपनियां हायर करते हुए ये नहीं देखती हैं कि कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो ये देखना पसंद करते हैं कि उसने अभी तक क्या किया है। अधिकांश कंपनियां तो कॉलेज के मार्क्स देखकर ही कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि कॉलेज मार्क्स जरूरी होते हैं, लेकिन ये लाइफ की पूरी पिक्चर का फैसला नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू लेते समय आपको कैंडिडेट की पूरी पर्सनालिटी का आकलन करना चाहिए। देखना चाहिए कि वो कितना क्रिएटिव है, वर्क एथिक्स जानता है या नहीं जानता है, सबसे बड़ी बात इस काम से कितना प्यार करता है। ऐसे कई पहलू होते हैं जिन्हें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप एक अलग से भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। यही पर्सनालिटी कल को आपके बिजनेस को आगे लेकर जाने वाली है। सही पर्सनालिटी को तलाश करने के बाद उसे सही ऑफर देने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। डील क्लोज करने का टैलेंट भी सीखना होगा। आपका ऑफर सही टैलेंट रिजेक्ट ना कर पाए। साल 1983 का एक बहुत फेमस किस्सा है। ये किस्सा एप्पल कंपनी का है। उस दौर में स्टीव जॉब्स को एक प्रेसिडेंट की जरूरत थी। वो चाहते थे कि पेप्सिको के हेड उन्हें ज्वाइन करें, लेकिन एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? उस समय पेप्सिको बहुत बड़ी ब्रांड थी और एप्पल नई नवेली कंपनी हुआ करती थी। तब भी स्टीव जॉब्स ने रिस्क लिया और पेप्सिको के हेड को जॉब ऑफर करते हुए कहा कि क्या आप जिंदगी भर लोगों को शुगर वाटर पिलाना चाहते हैं या फिर मेरे साथ आकर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहेंगे? इस बात का गजब का असर हुआ था और पेप्सिको के हेड ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया था। जॉब ऑफर देना भी बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। हायरिंग के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, अब आप रिजेक्ट होकर फिर वही नहीं करना चाहेंगे। इसलिए कहा गया है कि क्रिएटिविटी के साथ अपने जॉब ऑफर को देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आपकी ही पसंद का एप्लीकेंट मिल जाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपटीशन की दुनिया में जॉब स्वीकार करने का रेट 70% ही है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने ऑफर को थोड़ा सा पर्सनल टच देते हुए सामने वाले को अप्रोच करें। ऐसा ही कुछ म्यूजिक कंपनी स्पॉटिफाई करती है। लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप अपने ऑफर को एफर्ट्स करते हुए देते हैं तो बहुत चांस है कि सही कैंडिडेट उसके बारे में सोचने की कोशिश करे। कई बार डील रिश्ते बनाकर भी क्रैक की जा सकती है। इसलिए हायरिंग के इस गुण को भी आप सीखना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कैंडिडेट्स आपके ऑफर को स्वीकार कर लें तो फिर चीजों को सरल रखने की कोशिश करिएगा। कैंडिडेट्स को भी घर जैसे माहौल में काम करने की इच्छा होती है, इसलिए अपने ऑफर लेटर को बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन से भरने की कोशिश नहीं करिएगा। आपको कैंडिडेट्स को आश्वस्त करना होगा कि उन्हें एक सही माहौल में काम करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जहां पर उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। प्रोफेशनल बने रहने का प्रयास करिएगा। लोग प्रोफेशनल माहौल में काम करना पसंद करते हैं। मजबूत हायरिंग सिस्टम के लिए आपके पास मजबूत टीम होनी चाहिए। किसी भी सटीक काम के लिए मजबूत टीम का होना बहुत जरूरी है। ये बात स्पोर्ट्स कोच से बेहतर कौन समझ सकता है। उन्हें पता होता है कि कमजोर टीम के साथ आप एक टूर्नामेंट जीत सकते हैं, लेकिन लगातार जीत हासिल करने के लिए आपके पास टैलेंटेड खिलाड़ियों का होना बहुत जरूरी है। मुख्य संदेश यही है कि किसी भी गेम में कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आपकी कंपनी में भी इसकी जरूरत है। आपको एक बार ही सही टैलेंट को हायर नहीं करना है, बल्कि आपको लगातार टैलेंटेड लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए उस टैलेंट को परखने के लिए आपके पास भी एक मजबूत टीम होनी ही चाहिए। किसी भी जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता है, इसलिए सक्सेस को पाने के लिए भी आपको एक मजबूत टीम की जरूरत है। मजबूत हायरिंग टीम के बारे में कुछ सीखना है तो फिर गूगल से सीखने की कोशिश करिए। उनके पास प्रति 1000 कर्मचारियों में 16 हायरिंग लोगों की टीम है। कई रिसर्चेस में ये बात निकलकर सामने आ चुकी है कि जो कंपनियां टैलेंट पर खर्च करती हैं वो मार्केट से प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाती हैं। वैसी कंपनियां हमेशा अपने सेक्टर में टॉप करती हैं। आखिर मजबूत हायरिंग टीम कैसी होती है? ये टीम HR एक्सपर्ट से ज्यादा होती है। इन्हें मार्केटिंग के बारे में पता होता है। इन्हें पता होता है कि इन्हें बस काम खत्म नहीं करना है, इन्हें ऐसे टैलेंट की तलाश करनी है जिन्हें आगे चलकर कंपनी को चलाना है। हायरिंग करना बस एक नियमित काम नहीं है, इसके लिए टैलेंट की परख करते आना चाहिए। हायरिंग टीम के लोगों को मजबूत पाइपलाइन का निर्माण करते आना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल की तलाश कैसे करते हैं। इसलिए अपनी कंपनी के लिए आपको एक मजबूत हायरिंग टीम की जरूरत है।
आपको पता होना चाहिए कि यह टीम आपकी कंपनी को टैलेंट्स लाकर देने वाली है। इसलिए लेखक कहते हैं कि टैलेंट की पहचान टैलेंटेड इंसान ही कर सकता है। टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करिए। हायरिंग टीम के पास क्रिएटिव थिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाता है। इसलिए अपनी टीम में क्रिएटिव लोगों को जगह देने की कोशिश करिएगा। यही लोग आपके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टैलेंट लेकर आने वाले हैं। स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस डाइवर्सिटी का खुली बाहों से स्वागत करती है। आपके आसपास किसी इवेंट में क्विज कंपटीशन होने वाला है। आपके सामने दिक्कत यह है कि आपने अपने 5 स्लॉट पूरे नहीं किए हैं। आप इसके लिए किन लोगों को आमंत्रित करने वाले हैं? आपके दोस्तों में 5 ऐसे दोस्त भी हैं जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जिनसे साइंस के सवाल में कभी गलती नहीं हो सकती है। तो फिर क्या आप उन 5 लोगों को ही टीम में शामिल कर लेंगे? फिर अगर हिस्ट्री या समाज या मनोरंजन का सवाल आ गया तो क्या होगा? इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको डाइवर्सिटी का साथ देना चाहिए। आपकी टीम में विविधता होनी चाहिए। यही मुख्य नियम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होता है। आपके पास डाइवर्सिटी वाली टीम होनी चाहिए। एक ही स्किल की टीम के साथ आप एक ही फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। कंपनियों में विविधता का रोल बहुत अधिक है। मैकिन्सी की रिसर्च के अनुसार जिन कंपनियों की टीम में डाइवर्सिटी होती है वो कंपनियां बाकी कंपनियों से बेहतर परफॉर्म करती हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हायरिंग करते समय दिमाग के साथ फैसले लीजिएगा। अपनी हायरिंग टीम को बता दीजिएगा कि कंपनी को डाइवर्सिटी की जरूरत है। कंपनी को स्टेबल माइंड के साथ क्रिएटिव लोगों की भी जरूरत है। हायरिंग प्रोसेस में भी विजन का रोल बहुत अधिक होता है। आपका विजन क्लियर रहना चाहिए कि हायरिंग विविधता के साथ ही होगी। इसके लिए आप इसे कई स्टेप्स पर भी कंडक्ट करा सकते हैं। किसी के भी खिलाफ या फिर किसी के भी पक्षधर होकर हायरिंग मत करिएगा। अपनी हायरिंग प्रोसेस में सिफारिशों का रोल खत्म कर दीजिएगा। इसका फायदा आपकी कंपनी को ही देखने को मिलेगा। इस तरह की कंपनियों की तरफ रियल टैलेंट ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं। याद रखना है कि हायरिंग कोई आसान चीज नहीं है। ये एक बार होने वाली चीज भी नहीं है। इसलिए सफल बिजनेसमैन बनने के लिए इसे सीरियसली लेने की शुरुआत कर दीजिए। इस प्रोसेस की मदद से आप अपनी कंपनी को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। किसी भी कंपनी की सक्सेस के पीछे वहां पर काम करने वालों का ही योगदान होता है। इसलिए टैलेंट की कद्र करना आपको सीखना ही होगा। सही टैलेंट की पहचान ही आपकी कंपनी को सफल और ताकतवर बना सकती है। डाइवर्सिटी के साथ की गई हायरिंग को ही स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस कहते हैं। आगे बढ़ते रहिए और डाइवर्सिटी के साथ हायरिंग को सीरियसली लेते रहिए। कुल मिलाकर बिजनेस सफल और फेल इसलिए ही होता है कि आपके लिए काम कौन कर रहा है। सफल कंपनियां हायरिंग की प्रोसेस को काफी ज्यादा सीरियसली लेती हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी इस प्रोसेस को सीरियसली लेने की शुरुआत कर दीजिए। क्या करें? जल्दबाजी करने से बचिएगा। बेस्ट की तलाश करने से पीछे मत हटिएगा। हायरिंग आसान काम नहीं है, लेकिन इसे स्ट्रैटेजी के साथ आसानी से किया जा सकता है। किताब की समरी में बताई गई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।